दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था दनुआ के जंगल के उस प्रेत मैनीटर बाघ की स्टोरी, जिसको मारने का प्रयास राजा यादवेंद्र दत्त दुबे लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे थे। और तीन बार वो जो मैनीटर टाइगर था वो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के हत्थे चढ़ते चढ़ते बचा था। और एक बार तो खुद राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की उसके हाथों जान जाते जाते बची थी। इसको देखने के लिए आप मेरे पिछले दोनों पार्ट देखना, और इसके बाद की स्टोरी क्या है वो मैं आपको आज सुना रहा हूं, और आज ये स्टोरी समाप्त हो जाएगी। इस दिन सुबह राजा यादवेंद्र दत्त दुबे उस टाइगर का शिकार होते होते बचे थे। उसी दिन शाम को 4 बजे वो उस जगह गए जहां पर कि उस बैल को 2 दिन पहले टाइगर के द्वारा मार डाला गया था। और उन्होंने सोचा कि अगर वहां पर बैठने के लिए कुछ बचेगा तो वो जरूर वहां पर बैठ करके उस टाइगर का शिकार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गिद्धों ने, वल्चर ने उस जो बैल था उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा डाला था। केवल उसका कंकाल ही बचा रह गया था और वहां पर अब बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए जो यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो सीधा ही दनुआ गांव की तरफ चले गए। उनके साथ में अल्ताफ हुसैन थे और वो सीधे पूरन बैगा के घर गए। और वो काफी हताश थे और परेशान थे। उन्होंने पूरन बैगा को जाकर के वो सारी घटनाक्रम बताया, जैसे उनकी उस टाइगर से जान बची थी। वो सारी बातें उन्होंने पूरन बैगा को बताई। तो पूरन बैगा ने उनको बताया कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कभी वो बाघ आपको मिल जाएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा और आप भी उस बाघ का शिकार नहीं कर पाओगे। उस बाघ का शिकार करने का इरादा आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने पूरन बैगा को बोला कि मैं उस बाघ का शिकार करना चाहता हूं और मैं अभी तक असफल क्यों हो रहा हूं, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा, इसका कुछ कारण आप बताइए। तो पूरन बैगा ने बोला कि वो एक बाघ नहीं, वो तो तेजू की आत्मा एक बाघ के अंदर गई हुई है। और इसके अलावा आप इसलिए भी उस बाघ का शिकार नहीं कर पाओगे कि आपने बाघ देवता का अपमान किया था। जब आप विश्रमालय आए थे आज से 3-4 हफ्ते पहले, तो रास्ते में बाघ देवता का एक चबूतरा पड़ता है जंगल में, और वहां पर उस चबूतरे के ऊपर आप बैठे थे और वहां पर आपने अपने जूते भी रख दिए थे और वहां पर बाघ देवता का अपमान किया था। इसलिए आप बाघ का शिकार नहीं कर पाओगे। तो यादवेंद्र दत्त दुबे को वो बात याद आ गई जब वो उस दिन अपने साथ आ रहे थे। उनके साथ में उनके 2 जो सेवक थे संथाल, वो भी साथ में थे। उन्होंने ही इस पूरन बैगा को बताया होगा कि ये उस बाघ देवता के चबूतरे पर बैठ गए होंगे। दरअसल में जंगल में जलाशय के पास में करीब 2 किलोमीटर भीतर एक कच्चा सा चबूतरा बना रखा था। संथाल, गोंड और ये जो बैगा थे इनके द्वारा माना जाता था कि ये जो चबूतरा है ये बाघ देवता का चबूतरा है। और उस ऊंचे चबूतरे पर बैठ करके, वो करीब 2.5-3 फीट ऊंचा था, उसके ऊपर बैठ करके यादवेंद्र दत्त दुबे ने सिगरेट पी थी। और सिगरेट पीने के बाद में जब उनके पैरों पर कुछ चींटियां चढ़ गई तो उन्होंने उस चबूतरे पर पैर मार करके उन चींटियों को झाड़ा था और उस चबूतरे के ऊपर पैर रख करके अपने जूते के फीते भी सेट करे थे, उनको खोला था, फिर बांधा था। और ये बातें पूरन बैगा को पता चली तो पूरन बैगा ने बोला कि वो बाघ देवता का चबूतरा था जहां पर आप बैठे थे और आपको उससे माफी मांगनी चाहिए और आप बाघ का शिकार इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने बाघ देवता का अपमान किया है। यह बातें सुनकर राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आपको पूजा करानी पड़ेगी। जो बाघ देवता है वो नाराज हो गया है, उसको खुश करने के लिए आपको पूजा करनी पड़ेगी। का जो खर्चा था वो पूरन बैगा ने 13 रुपए बताया और उस जमाने में 13 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। ये बात 1934 से 1935 की बात है। तो पूरन बैगा को 13 रुपए देने के बाद में पूरन बैगा ने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को बोला कि मुझे 3-4 दिन चाहिए। उसके बाद में जब पूरन मासी आएगी तो पूरन मासी की जो शाम होगी, जब पूरा चांद निकलेगा, उस
शाम को मैं बाघ देवता को की पूजा करूंगा, जिससे कि जो बाघ देवता आपसे नाराज है उसकी नाराजगी आपसे हट जाए, लेकिन फिर भी आप उस पर्टिकुलर बाघ का शिकार नहीं कर पाओगे। 31 मई सन 1935 की सुबह जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे अपने पिताजी के साथ बैठ करके सुबह का नाश्ता कर रहे थे, उसी समय जो सेंथु गोंड था उसका चाचा वहां पर आया। सेंथु गोंड का चाचा जो विश्रामालय था उसके अंदर जो मुर्गियां रखी जाती थी अंडों की जरूरतों की पूरी करने के लिए, और इसके अलावा जो बतख वगैरह भी रखी जाती थी उनकी देखभाल के लिए वो सेंथु गोंड का चाचा नौकरी करता था विश्रामालय में, और वो छुट्टी लेने के लिए आया। उसने पिताजी को बोला कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, बहुत जरूरी। तो पूछने पर पता चला कि जो सेंथु गोंड था उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को पिछली रात ही वो जो मैन ईटर टाइगर था वो मारकर ले गया था। तो यह सब सुन करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे अवाक हो गए, हैरान हो गए, और उन्होंने उस सेंथु के चाचा से पूछा कि पूरा घटनाक्रम बताइए क्या है। तो उसने बताया कि मुझे भी पूरी घटना का नहीं पता है, लेकिन मुझे खबर आई है कि सेंथु जो गोंड है उसकी वाइफ को और उसके एक बच्चे को, उसका लड़के को, जो मैन ईटर टाइगर है, दोनों को एक ही समय में मार दिया है उसने, और इसलिए मुझको छुट्टी पर गांव जाना है। तो जल्दी जल्दी यादवेंद्र दत्त दुबे ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में उन्होंने अपने साथ में अल्ताफ हुसैन को लिया और सीधे ही वो दनुआ गांव में सेंथु गोंड के झोपड़े की तरफ चल पड़े। करीब आध पौन घंटे में वो उसके घर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि 10-12 लोग सेंथु गोंड को घेर कर बैठे हैं, और वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपने बालों को नोच रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ को और उसकी लड़के को रात को टाइगर ने आकर के मार डाला है। और पूरी घटना किस प्रकार हुई वो पूछने पर पता चला कि रात के करीब 1 बजे सेंथु गोंड और उसकी वाइफ और उसका एक लड़का झोपड़ी में सो रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास जो सेंथु गोंड है उसकी जो वाइफ थी वो उठी बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि उस समय में जो गांव में जो बाथरूम लैट्रिन वगैरह की जो व्यवस्था होती थी वो बाहर होती थी, और गर्मियों का मौसम था। तो सेंथु गोंड की जो वाइफ थी उसने झोपड़ी का जो दरवाजा जो तख्ते का बना हुआ था उसको खोला, और खोल करके वो जैसे ही बाहर निकलने लगी तो तुरंत उसका जो बेटा था 8-9 वर्ष का वो भी उठ बैठा, और उसने भी बोला कि वो भी बाहर बाथरूम के लिए जाना चाहता है। तो सेंथु गोंड की वाइफ ने अपने 8-9 वर्ष के लड़के को भी लिया, और दोनों उस झोपड़े के दरवाजे से करीब 12-13 फीट की दूरी पर बाथरूम जाने के लिए चले गए। और वो जो दनुआ का मैन ईटर टाइगर था वो कहीं वहीं आसपास ही शिकार की देखभाल में आया होगा, और उनके दुर्भाग्य से उस समय वो उनके झोपड़े से केवल 15-20 फीट की दूरी से ही निकल रहा था। और जैसे ही सेंथु गोंड की वाइफ ने जब दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए तो उसको आहट हुई, और उसने देखा, और जैसे ही उसने देखा कि एक इंसान दरवाजा खोलकर बाहर आना चाहता है तो वो तुरंत ही एक झाड़ी के अंदर दुबक गया। और जैसे ही वो टाइगर झाड़ी के अंदर दुबका तो सेंथु गोंड की वाइफ ने दरवाजा दोबारा से बंद कर लिया। उसका कारण ये था कि उसके लड़के ने उसको बुलाया था। वो दरवाजा बंद करके अपने लड़के के पास गई और उसको उठा करके दोबारा से उसने दरवाजा खोला, और जो वो बाघ था दनुआ का मैन ईटर टाइगर वो उनके झोपड़े से करीब 30-35 फीट की दूरी पर एक झाड़ी में दुबका पड़ा था। और जब सेंथु की गोंड की जो वाइफ थी और उसका बेटा था करीब 20-25 फीट की दूरी पर जाकर के बाथरूम के लिए वो बैठे जमीन पर, तो जो बाघ था वो तेजी से रेंगता हुआ आया और उसने आकर के सीधा ही जो सेंथु गोंड था उसके लड़के को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने लड़के को पकड़ा और उसकी जो माँ थी उसने देखा कि एक छाया सी आई है और बड़ी तेजी से उसने लड़के को दबा लिया है, तो वो तुरंत खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसने जोरों से शोर मचाया। और अपने लड़के को छुड़ाने के लिए जब वो पास में गई तो वो जो छाया थी वो तेजी से एक बाघ के रूप में परिवर्तित हो गई, और बाघ ने लड़के को छोड़ करके सेंथु की जो पत्नी थी उसके ऊपर हमला कर दिया।
और इस शोर शराबे की जो पूरी आवाज़ थी वो अंदर झोंपड़ी में गई और जो सेंथू गोंड था वो लाठी लेकर के बैठा हुआ था और तुरंत वो लाठी लेकर के बाहर आया और उसने जब देखा कि उसका जो बेटा है वो एक साइड में ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो तड़फ रहा है, क्योंकि बाघ ने उसके गले में अपने कैनाई दांत गड़ा दिए थे, लेकिन उसको प्रॉपर मारने का उसको मौका नहीं मिला था और उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था, जो कि पीछे से आकर के उस बाघ के ऊपर उसने हमला किया था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो भी एक लाठी लेकर के बाहर आई थी। दरअसल में पुराने समय में गांव में और शायद आज भी जब लोग रात बिरात में बाहर जाते हैं तो उनके हाथ में लाठी डंडा वगैरह कोई ना कोई हथियार जरूर होता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो जब सेंथू गोंड की वाइफ ने देखा था कि उसके बच्चे के ऊपर कुछ छाया झुकी हुई है तो उसने लाठी से उसको ऊपर वार किया था और जो उस बाघ ने पलट करके सेंथू गोंड की वाइफ को ही पकड़ लिया था। और इस आवाज़ों को सुन करके जब सेंथू गोंड भी लाठी लेकर के आया तो उसने देखा कि उसका बेटा तो एक तरफ पड़ा तड़फ रहा है और उसकी वाइफ को जो बाघ है वो बुरी तरह से गर्दन से पकड़ करके घसीट करके ले जा रहा है। तो सेंथू गोंड ने आप देखा ना ताब तुरंत उसने उस बाघ के ऊपर एक लाठी कसकर दे मारी और जैसे ही उस बाघ के ऊपर लाठी पड़ी और बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से वो बाघ था जो सेंथू गोंड की वाइफ को छोड़ करके वो भाग गया। और अमूमन ऐसा नहीं होता है कि बाघ अपने शिकार को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जब सेंथू गोंड के द्वारा उस बाघ के ऊपर हमला किया गया था तब उसके आसपास जो और 2-3 झोपड़ियां थी वहां पर भी लोग बाघ जाग गए थे शोर को सुन करके, क्योंकि उसकी जो सेंथू गोंड की जो वाइफ थी उसने काफी जोरों से शोर मचाया था और सेंथू गोंड भी शोर मचाता बाहर आया था। तो जो और झोपड़ियों के जो दरवाजे थे 3-4 वो जब खुले तो बाघ वहां पे नहीं रुका और वो भाग गया। बाघ को उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को खाने का कोई मौका नहीं मिला, वो उनको नहीं ले जा पाया, लेकिन उनको बचाया भी नहीं जा सका और दोनों ही वहां पर अत्यधिक खून बहने की वजह से मारे गए। और इस घटना ने सेंथू गोंड का जो दिमागी संतुलन था वो बहुत बेकार कर दिया। उसके सामने ही उसका परिवार बाघ के द्वारा मारा गया था और वो जोरों से चिल्ला रहा था, रो रहा था और कभी बेहोशी की अवस्था में बोलता था तेजू आयो तेजू आयो। और इस प्रकार वहां का वातावरण बड़ा ही डरावना और भयजनक हुआ पड़ा था। यादवेंद्र दत्त दुबे करीब 1.5-2 घंटे वहां पर उन्होंने धनुआ के उस गांव में बिताए थे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस बाघ का पीछा करके इसका शिकार किया जाए, देखा जाए, क्योंकि यह बाघ अत्यंत खतरनाक हो गया है और इसने एक ही रात में 2 इंसानों को मार डाला है। यह सब सोचते हुए जो अल्ताफ हुसैन थे वो वापस अपने विश्रामालय की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सेंथू का जो चाचा था वो आता हुआ मिला और उसको रोक करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने पूरा घटना चक्र बताया कि वहां पर मैं होके आया हूं और वहां पर यह स्थिति है। और उससे उन्होंने पूछा कि क्या वो उस बाघ को मारने में उसकी कोई सहायता कर सकता है। तो आंखें माथे के ऊपर चढ़ा करके सेंथू का चाचा बोला कि छोटे सरकार, आप उस बाघ को मारने का विचार छोड़ दीजिए, वो बहुत खतरनाक बाघ है और उसने सेंथू के अभी पत्नी को और उसके बच्चे को भी मारा है और मैं इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि वो एक बाघ नहीं है, वो एक आत्मा है जो बाघ के अंदर घुसी हुई है और वो सेंथू के परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसलिए आप उसको मारने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे छोटे सरकार, अपनी जान की रक्षा कीजिएगा। और यह कहकर जो सेंथू का चाचा था वो तेजी से धनुआ गांव की तरफ चल दिया और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो अपने विश्रामालय की तरफ गए और वहां पर उन्होंने जाकर के सारा जो घटनाएं थी वो जो अल्ताफ हुसैन थे उसको बताई और इसके अलावा उन्होंने जो आखिर रक्षक था उसको भी ये घटनाएं बताई और इन तीनों ने आपस में मीटिंग की और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने विचार विमर्श के बाद में यह फैसला किया कि उसके बाघ के जो पगमार्क है उसका पीछा किया जाए और देखा जाए कि वो कहाँ गया है और उसके बाद में अलग अलग जगह में वहां पर जंगल में 3 कटरे बांधे जाएं और उन जहां जहां 3 कटरे बांधे जाएंगे वहां पर मचान भी बांधी जाए और उसके अलावा कोशिश की जाए कि देखा जाए कि जब वो जो कटरे हैं बाघ के द्वारा मारे गए हैं तो अगर तो बाघ उन कटरों को वहां से घसीट करके दूर ले जाता है
तो तब तो उनका पीछा किया जाए और बाघ को मारा जाए। और अगर बाघ कटरे की बॉडी को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि कटरों को मोटी जंजीर से बांधा जाएगा ताकि बाघ जंजीर को तोड़ ना सके। अगर रस्सी से कटरों को बांधा जाता है तो जो बाघ हैं वो अपने दांतों से रस्सी को कुतर करके बॉडी को ले जाते हैं। और अगर वो बॉडी को नहीं ले जा पाया बाघ कटरों की, तो फिर मचान के ऊपर वहीं बैठ करके उसका शिकार किया जाएगा, नहीं तो उसका पीछा करके उसका शिकार किया जाएगा। 3 कटरे बांधने से कोई ना कोई कटरे के ऊपर तो बाघ जरूर आएगा। और यह सारी व्यवस्था उन्होंने करने के लिए जो अल्ताफ हुसैन थे उसको और जो अखेट रक्षक थे उनको आदेश दिया। और उसके बाद में शाम के करीब 4 बजे तक 3 कटरे अलग अलग जगह में जंगल में बांध दिए गए। और उन कटरों के बीच में जो फासला था वो करीब 1.5-2 किलोमीटर का फासला रखा गया था। उस बाघ के जो पगमार्क थे उनका पीछा किया गया, और वो जो पगमार्क थे बड़े क्लियर पगमार्क जंगल के अंदर गए थे। और उसके बाद में जंगल में जाकर के पगमार्क खत्म हो गए, क्योंकि बाघ ने जो जंगल में जो रास्ता जा रहा था, पहले तो बाघ एक जंगली पगडंडी थी उसके बीच में चल रहा था, बाद में उसने बीच में चलने के बजाय किनारे पर चलना शुरू कर दिया। और किनारे पर घास थी बीच जगह जगह छोटी छोटी, तो उस घास में उसके पगमार्क जो थे वो नहीं बन रहे थे। ये जो बाघ होते हैं ये अक्सर जो पगडंडियां होती हैं जंगलों में, या जंगलों में जो ट्रैक बने होते हैं जीपों के आने जाने के लिए, उस समय तो जीपें नहीं चलती थी जंगलों में, लेकिन आजकल जो नेशनल पार्क है उनमें जीपों के ट्रैक बने होते हैं, उनके ऊपर वो अक्सर चलते हैं। क्योंकि जंगल के अंदर भीतरी बागों में भी जो टाइगर है वो रहता है, लेकिन जब टाइगर को सोना होता है या आराम करना होता है तो वो किसी घनी झाड़ी के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको मक्खियों और मच्छरों से राहत मिलती है। घनी झाड़ियों में जहाँ पर खूब पत्ते होते हैं वहाँ पर टाइगर जाकर के अंधेरे में लेटा रहता है। जब उसकी दिन में नींद पूरी हो जाती है तो अक्सर शाम को जो बाघ होता है वो निकलता है और इन ट्रैक के ऊपर, इन पगडंडी के ऊपर और जंगल के जो जंगली सूखे नाले होते हैं वो भी इसके राजमार्ग होते हैं, चलने के रास्ते होते हैं। और हमेशा बाघ की ये कोशिश होती है कि इन रास्तों के किनारे किनारे चला जाए ताकि वो दूसरे जानवरों की निगाह से बचा रहे, और जैसे ही कोई शिकार का जानवर दिखे वो तुरंत जंगल में छिप जाए और उसको पास आने का मौका दे और उसको पकड़ ले। और इसलिए वो टाइगर भी अब उस जो जंगली पगडंडी थी उसके किनारे किनारे जा रहा था, जिससे कोई पगमार्क नहीं बन पा रहे थे। इसलिए जो शिकारी दल था वो अंदाजे से ही गया, और उसके बाद में वहां से करीब 60-70 गज की दूरी पर आगे जाकर के एक छोटा सा जलाशय था। उस जलाशय के पास में एक भैंस का कटरा बांधा गया, और उसके बाद में ये जो तमाम 3 कटरे बांधे थे उनके बीच में 1.5-2 किलोमीटर का फासला था। और उन कटरों को बांध करके और उनके ऊपर मचानों को बांध करके सारी व्यवस्था करने के बाद में जो शिकारी दल के साथ में जो और विश्वविद्यालय के जो 5-6 जो सेवक गए थे उनके द्वारा ये सारा काम मुकम्मल कर लिया गया, और शाम के 5 बजे तक शिकारी दल अपने रेस्ट हाउस में लौट आया। अगले दिन जब सुबह राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और उनके साथ जो शिकारी अल्ताफ हुसैन थे वो दोनों एक कटरे को देखने के लिए गए कि रात में उस कटरे का उस बाघ के द्वारा शिकार किया गया है या नहीं किया गया है। और जो दूसरे और कटरे बंधे हुए थे उनको देखने के लिए जो आखेट रक्षक था वो अपने साथ में 1-2 और जो विश्वविद्यालय के जो सेवक थे उनको लेकर के गया था। तो जो पास वाला जो कटरा था, जो कि वही वाला कटरा जो कि उस जलाशय के पास बांधा गया था जहां पर जाकर के उस बाघ के जो पगमार्क थे वो खत्म हो गए थे, तो वो जो कटरा था वो उनको मरा हुआ मिला। और इसके अलावा उसका जो खूंटा था वो उखड़ गया था। यद्यपि खूंटे को खूब गहराई तक बांधा गया था, लेकिन उस खूंटे को उखाड़ डाला गया था। और उस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश में उस जो जानवर था जिसने उस कटरे को मारा था उसके द्वारा काफी ज्यादा फोर्स लगाई गई थी। और वो जो जानवर था जिसने उस कटरे को मारा था वो कोई एक बाघ नहीं था, वो एक मेल भारी लेपर्ड के निशान वहां पर बने हुए थे। और उन निशानों को देख करके जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने शिकारी अल्ताफ हुसैन को बोला कि ऐसे तो ये जो बाघ के लिए हम कटरे बांध रहे हैं इसको तो लेपर्ड ऐसे मारेगा तो हम बाघ का शिकार कैसे करेंगे। तो इससे पहले इस लेपर्ड को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, जो कि बाघ के लिए बांधे गए जो कटरे हैं उनका जो शिकार कर रहा है।
दरअसल में दोस्तों, जंगलों में जहाँ पर कि बाघ रहते हैं, लेपर्ड भी अक्सर वहीं रहते हैं। और ये दनुआ का जो आसपास का जंगल था, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका था, हल्की हल्की पहाड़ियाँ थी यहाँ पर। और पहाड़ी इलाकों के जो जंगल होते हैं उनको लेपर्ड बहुत पसंद करते हैं। और उन्हीं जंगलों में जहाँ पर कि टाइगर रहते हैं, वहाँ पर लेपर्ड भी रहते हैं। यद्यपि दोनों ही मांसाहारी जानवर हैं और दोनों ही रात को ही शिकार पर निकलते हैं, लेकिन जो लेपर्ड होता है वो ज़्यादा चालाक होता है। और इससे पहले कि टाइगर उसको देख ले, लेपर्ड ही उसको देख लेता है और उससे जान बचाने के लिए अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी फिर भी लेपर्ड बाघ के द्वारा मारे जाते हैं जंगलों में, अगर बाघ के हत्थे जब कोई लेपर्ड चढ़ जाता है। लेकिन ये जो लेपर्ड होता है ये अमूमन रात को ज़्यादा सक्रिय होता है। हालांकि शाम के समय भी लेपर्ड आ जाता है, सुबह के समय में भी आ जाता है, लेकिन रात को मिडनाइट में लेपर्ड ज़्यादा एक्टिव रहता है। और मिडनाइट में जो बाघ होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। बाघ डॉन एंड डस्क में, यानी सुबह और शाम को ज़्यादा एक्टिव होता है। और रात के समय जो बाघ होता है वो कहीं एक जगह ठहर कर आराम करता है। और इसी मिडनाइट में जो लेपर्ड होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन वो वाले लेपर्ड जो कि गांव के आसपास के जंगलों में रहते हैं, वो शाम को एक्टिव होते हैं। वो अक्सर ऊंची चट्टानों पर, ऊंचे पेड़ों पर बैठ करके जो गांव के कुत्ते होते हैं या गांव के जो और आसपास के जो पालतू पशु होते हैं उनके ऊपर वो ध्यान रखते हैं। रात को आकर के, शाम को आकर के उनका शिकार करते हैं। तो अब उस लेपर्ड के जो पगमार्क थे उनका पीछा किया गया और एक घसीटन का निशान बन रहा था। और जो वो लेपर्ड था वो उस खूंटे के साथ ही जंजीर बंधी हुई थी और उसको जो कट रहा था उसको खींच करके वो ले जा रहा था। और उससे बहुत ही साफ घसीटन का निशान बन रहा था, क्योंकि 2.5-3 फीट का जो खूंटा था वो भी साथ में घसीटता चला जा रहा था। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने अल्ताफ हुसैन को बोला कि लेपर्ड इतना शक्तिशाली है कि उसने खूंटे को उखाड़ दिया है, तो जो अल्ताफ हुसैन थे उन्होंने दुबे को बताया कि पोखरे के पास होने से, जो एक तालाब था छोटा सा, उसके पास होने की वजह से जो जमीन थी वो थोड़ी गीली थी। और गीली जमीन पर उस जो कटरे की नहीं बांधना था, आगे से जो कटरा है वहां से थोड़ा हट करके सूखी जमीन में खूंटा गाड़ कर बांधा जाएगा। और इसके बाद में जब उन्होंने उस कटरे के निशानों का पीछा किया तो करीब 80-90 गज चलने के बाद में एक पेड़ के ऊपर उनके खूब सारे वल्चर बैठे हुए नजर आए और बहुत सारे कौवे भी बैठे हुए थे। और वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, लेकिन पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थी। कुछ जो वल्चर थे हवा में उड़ रहे थे और पेड़ों के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे थे। और जो पेड़ों के ऊपर जो वल्चर बैठे हुए थे वो उनका स्वागत नहीं करना चाहते थे और वो शोर मचा करके, चिल्ला करके उनका विरोध कर रहे थे बैठने का। तो इसलिए कुछ जो वल्चर थे वो उस आसमान के ऊपर चक्कर लगाते जा रहे थे। और जैसे ही उन वल्चर को दूर से राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने और अल्ताफ हुसैन ने देखा, वो तुरंत सावधान हो गए। वैसे भी जब पैदल किसी लेपर्ड का पीछा किया जाता है, उसके शिकार का, तो बहुत अधिक सावधानियां बरतनी पड़ती है टाइगर के मुकाबले में। क्योंकि लेपर्ड जो होता है वो टाइगर के मुकाबले ज़्यादा घुन्ना होता है, ज़्यादा चालाक होता है। इसके अलावा जो लेपर्ड होता है कई बार वो शिकार को पेड़ों के ऊपर भी ले जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पेड़ों के ऊपर वल्चर बैठे हुए थे तो जान पड़ता था कि वो जो शिकार है वो नीचे ही जमीन पर कहीं पड़ा हुआ होगा। तो बड़ी देर तक एक एक कदम फूंक फूंक करके आगे जो शिकारी दल था वो बढ़ता गया। और करीब 15-20 गज का फासला जब उन्होंने तय कर लिया तो उन्होंने देखा कि 4-5 वल्चर जो कि आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहे थे वो नीचे आकर के जमीन पर बैठ गए। और अभी तक उनको किसी तरह का कोई शिकार नहीं नजर आया था, केवल वल्चर ही नजर आ रहे थे। जैसे ही वो वल्चर नीचे जमीन पर बैठे तो शिकारी दल ने यह अंदाजा लगाया कि जिस जगह पर वल्चर बैठे हैं शिकार भी उसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। और अभी वो ये सब खड़े होकर के सोच ही रहे थे एक पेड़ की ओट लेकर के कि तभी उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के बीच में से एक बहुत बड़ा नर लेपर्ड, मेल तेंदुआ बड़ी स्पीड से निकला और वल्चर की तरफ वो भागा। और वल्चर जो अभी ढंग से जमीन पर बैठ भी नहीं पाए थे उन्होंने तुरंत उड़ान भरी और उसके बाद वो हवा में चले गए। और वो जो लेपर्ड था जब वो वापस आने लगा तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को और अल्ताफ हुसैन को गोली चलाने का मौका मिल गया। और जो गोली उस लेपर्ड को लगी
उस गोली की आवाज़ उस लेपर्ड ने भी सुनी नहीं होगी और एक ही गोली में वो लेपर्ड जो था वो मारा गया। और उस गोली की आवाज़ को सुन करके जितने तमाम पंछी ऊपर पेड़ों पर बैठे हुए थे वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। और काफ़ी देर तक जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने उस लेपर्ड की बॉडी से दूर खड़े होकर के इंतजार किया। उसके बाद उसको एक और गोली मारी गई सेफ्टी के लिए, और जब उसके पास पहुंचे तो वो करीब 8 फुट लंबा लेपर्ड था। और 8 फीट का जो लेपर्ड होता है अमूमन बहुत कम मिलते हैं। लेपर्ड की जो लंबाई होती है वो 7 फीट 7.5 फीट के आसपास का लेपर्ड भी काफ़ी बड़ा माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज का लेपर्ड था जिसकी लंबाई 8 फीट थी और वजन करीब इसका 95 केजी का निकला था। तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने बताया कि इससे बड़ा लेपर्ड उन्होंने अपनी लाइफ में बाद में कभी नहीं मारा, और इतने बड़े वजन का लेपर्ड उन्होंने कभी नहीं मारा। ये 95 किलो का जो लेपर्ड था ये उनका रिकॉर्ड था जो उन्होंने मारा था। 4 दिन के बाद में जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और अल्ताफ हुसैन धनुआ गांव में गए सेंथू का पता लगाने के लिए और उसके चाचा से मिलने के लिए। और जब वहां जाकर के उन्हें पता चला कि जो सेंथू है वो भी लापता हो गया है, और उसके चाचा ने बताया कि जो सेंथू था उसकी जो मानसिक हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और वो रात दिन तेजू आयो बाघ आयो कह करके चिल्लाता रहता था और जंगल की तरफ वो भाग जाता था। और 3-3 4-4 घंटे तक वो नहीं आता था और उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके बिठाया जाता था। और ऐसे ही 3 दिन पहले वो अचानक से लापता हो गया है और आज 2 दिन हो गए हैं और सेंथू का कहीं पता नहीं चल रहा है। तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे काफ़ी हैरान परेशान हुए और उन्होंने बोला कि हो सकता है वो कहीं इधर उधर भटक रहा होगा और आ जाएगा। यह सब जानकारी लेने के बाद में उनके द्वारा जो कटरे बांधे गए थे उन कटरों की देखभाल के लिए देखने के लिए कि टाइगर के द्वारा कोई कटरा मारा गया है या नहीं मारा गया है, वो एक कटरे की तरफ जब वो जा रहे थे तो वो कटरा उस जो धनुआ गांव था वहां से करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर बंधा हुआ था। जब वो उस कटरे बांधे गए कटरे से करीब 250-300 गज की दूरी पर थे तो उन्होंने फिर एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए गिद्धों को देखा। उस जमाने में दोस्तों गिद्ध बहुत होते थे और जितने भी डेड बॉडी वगैरह जो होती थी उनको उन गिद्धों के द्वारा खा लिया जाता था। जो गिद्ध होते थे वो मरे हुए जानवरों का जो मांस था उनको खाते थे। और जब उन्होंने पेड़ों के ऊपर काफ़ी सारे गिद्धों को बैठे हुए देखा तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो जो कटरा है वो मार डाला गया है। और बड़ी ही सावधानी के साथ में एक एक कदम फूंकते हुए जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जो कटरा था वो जीवित था। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये गिद्ध किस लिए बैठे हुए हैं। तो तभी उन्हें बड़ी तेज सड़ांध स्मेल उन्हें उनके नाक में आई। हवा के झोंके से उनको एक बदबू आई जैसे कोई डेड बॉडी बहुत पुरानी पड़ी हो। तो अल्ताफ हुसैन और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को देखा, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ से करीब 100-125 फीट की दूरी पर एक झाड़ी की ओट में बहुत सारे गिद्ध नीचे उतर करके बैठे हुए हैं और कौवे भी बैठे हुए हैं, तो वो हैरान हो गए कि ये किसकी बॉडी हो सकती है जबकि कटरा यहाँ पर पड़ा हुआ है और टाइगर ने इस कटरे को मारा नहीं है, तो वहाँ पर कौन शिकार कर गया है। तो जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे उस गिद्धों की तरफ धीरे धीरे बढ़े तो गिद्धों ने जो बॉडी थी उसको पूरी तरह से ढक रखा था और केवल गिद्ध ही गिद्ध नजर आ रहे थे। दर्जनों गिद्ध वहां पर बैठे हुए थे और जोरों से वो उनके आपस में लड़ने झगड़ने की आवाजें भी आ रही थी। तो शिकारी दल ने हवा में 2 फायर किए और उनके हवा में फायर करते ही जो गिद्ध थे वो सब छिटक गए, भागते हुए वो आसमान में उड़ान भर गए। और उसके बाद में वो जो मैदान था वो खाली हो गया और जो गिद्ध थे वो उड़ करके पेड़ों पर जाकर के बैठ गए। और उसके बाद में उन्हें दूर से एक बॉडी नजर आई और बहुत ज़्यादा उनको स्मेल आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे स्मेल बढ़ती जा रही थी। और ये तारीख थी 8 जून 1935 की। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक मानव नर कंकाल था, इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था और उन्होंने रुमाल से अपने नाक को ढक रखा था। वहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा था और बड़े ध्यान से देखने पर उनको लगा कि ये जो कंकाल है अब इसको किसी जानवर ने मारा है या यहाँ कोई मार कर डाल गया है, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा था। लेकिन
जो अल्ताफ़ हुसैन थे वो काफ़ी अनुभवी थे, और उस समय अल्ताफ़ हुसैन की जो उम्र थी वो करीब 45 साल की थी, और वो पिछले 25 साल से राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जो थे, उनके जो पिताजी थे, उनके सरकारी जो शिकारी थे वो, और वो राजा यादवेंद्र दत्त के गुरु भी थे, और उनको वो ट्रेनिंग भी देते थे शिकार की। तो उन्होंने एक टहनी लेकर के राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को दिखाया कि ये जो इंसान है ये टाइगर के द्वारा ही मारा गया है, और उसने दिखाया कि उसका जो चेहरा था उस पर अभी कुछ मांस बाकी था, और जो गर्दन थी वहाँ भी मांस बाकी था, और वहाँ पर हड्डियों के बीच में उन्होंने 2 सुराख दिखाए, और जो कि बिल्कुल इतनी दूरी पर थे जितनी दूरी पर जो बाघ होता है उसके कैनाइन होते हैं। और उसके बाद में उनका जब शक बढ़ा तो उन्होंने गोल सर्कल में जब कई राउंड लिए तो वहाँ से करीब 100-125 गज की दूरी पर उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारे संघर्ष के निशान मिले, जहाँ पर कि बाघ के द्वारा उस इंसान को मारा गया था, और फटे हुए कपड़े भी मिले वहाँ पर। और उन कपड़ों को जब बड़े ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि ये जरूर किसी गोंड के कपड़े उनको मिले, क्योंकि जो गोंड है वो हाथों में एक तरह का कोई कड़ा सा पहनते थे, कोई चीज पहनते थे, और वो भी वहाँ पर उन्हें टूटी हुई माला सी वहाँ पर मिली थी। उन्हें 2 खंडुए टूटे हुए मिले। खंडुए एक तरह का ब्रेसलेट होता है, और वो जो गोंड है वो पहनते हैं अपने हाथों में, और वहाँ पर वो टूटा हुआ मिला था। उससे उन्हें अंदाज़ा लगा कि जरूर यह कोई गोंड होगा जिसकी ये बॉडी पड़ी है। और पूरी स्टोरी का उन्होंने थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगाया कि हो सकता है कि कोई लकड़ लाने के लिए या किसी काम के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, और वो जो बाघ था वो उस कटरे के शिकार के लिए वहाँ पर आया होगा, और इनका आपस में वहाँ पर मुलाकात होगी। तो बाघ ने उस इंसान के ऊपर ही हमला कर दिया, और उसके जो पगमार्क थे वो देखने से तो एक मेल टाइगर के लगते थे, लेकिन पूरे साफ पगमार्क नहीं थे, 2 दिन पुराने पगमार्क थे, और उससे यह नहीं पता लग पा रहा था कि ये वही मैनीटर के पगमार्क हैं या किसी और टाइगर के पगमार्क हैं। तो भी तुरंत जो शिकारी दल था वो दनुआ गांव की तरफ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सेंथु गोंड है वो कई 2 दिनों से लापता है, और उनको पहली आशंका यही हुई कि हो ना हो ये सेंथु गोंड की ही बॉडी हो सकती है। और उन्होंने जाकर के उसके चाचा को बताया कि उस जगह पर एक बॉडी पड़ी है, और आप जाके पता करो कि वो पहचानो वो सेंथु की ही बॉडी तो नहीं है, वहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। और बाद में जब उसका चाचा और शिकारी दल और कुछ और लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने उन कपड़ों को देखा, और देखते ही पहचान लिया कि ये सेंथु गोंड के ही कपड़े हैं। और इस प्रकार कुछ दिन पहले तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे उस टाइगर के द्वारा मारे गए थे, और सेंथु गोंड भी उस मानव भक्षी बाघ का शिकार हो गया था। और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उनको उस पूरन बैगा की ये बात याद आ गई कि ये जो बाघ है ये एक दिन सेंथु गोंड के परिवार को भी मार देगा और सेंथु को भी मार डालेगा। और यह सब देख करके जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो बहुत परेशान हुए, और वो तुरंत पूरन बैगा के घर की तरफ गए, और पूरन बैगा से उन्होंने बात की, उनको बताया कि सेंथु गोंड भी जो है वो उस टाइगर के द्वारा मारा गया है, और मुझे उस टाइगर का शिकार करना है, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। तो जो पूरन बैगा था उसने बोला कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन उस बाघ के मैं आपको दर्शन जरूर करा सकता हूँ, और उसके लिए मैंने पूजा की व्यवस्था कर ली है, और कल पूर्णमासी भी है, और कल मैं उस बाघ देवता की पूजा करूंगा। लेकिन शर्त यह होगी कि आप अपने साथ एक आदमी को तो ले जा सकते हो, लेकिन आप किसी तरह का कोई हथियार लेके नहीं ले जा सकते, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए केवल नाइफ लेके जा सकते हो। आप किसी तरह की कोई बंदूक, कोई राइफल कुछ भी नहीं ले जा सकते। और पेड़ के ऊपर एक मचान बांधा जाएगा, और मचान को बंधवा करके आप अपने किसी एक व्यक्ति के साथ बैठ जाना, और उस बाघ देवता की पूजा की जाएगी। और मेरी पूरी उम्मीद है कि वो जो बाघ है उस बाघ देवता के पास जरूर आएगा, अगर वो प्रसन्न हो गया और मेरी पूजा सफल हो गई। शिकारी चाकू के साथ में जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे और अल्ताफ हुसैन वो पूरन बैगा के साथ चल दिए, और चलने से पहले उन्होंने बाघ देवता की पहले दनुआ गांव के अंदर ही पूजा की, स्नान किया, और फिर पैदल चलकर जंगल में एक जलाशय के पास पहुंचे। उसी जलाशय के पास में
उसी चबूतरे के पास में जिसके ऊपर बैठ करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने सिगरेट पी थी और करीब 30-40 मिनट तक वो वहाँ पर बैठे थे। और जहाँ पर उन्होंने अपने जूते को उस से मार करके चींटियां हटाई थी जो उनके पैरों के ऊपर चढ़ गई थी। और जब पूरन बैगा वहाँ पर पहुँचा तो उसके 2-3 सेवक वहाँ पर पहले से ही पूजा की सामग्री तथा एक सफ़ेद मुर्गे के साथ उन्हें मिले। उन सेवकों ने उस चबूतरे से कुछ कदम की दूरी पर सलई का एक पेड़ था, वहाँ पर एक चारपाई को 20-22 फीट की ऊंचाई पर बांधा था, मचान के रूप उसको दिया गया था। और पूरन बैगा उस चबूतरे के सामने पूरा लेट गया। 10 मिनट तक पूरन बैगा उस चबूतरे के सामने लेटा रहा और मंत्र पढ़ता रहा, कुछ बुड़बुड़ाता रहा, बोलता रहा। और दोनों जनों को, शिकारी दल को, उसने मचान के ऊपर बैठने को कहा। रस्सियों की एक सीढ़ी की सहायता से वे दोनों उस मचान के ऊपर जा बैठे और पूरी पूजा करने के बाद में पूरन बैगा ने बाघ देवता के सामने उस सफेद मुर्गे की बलि दी और उसके बाद में हाथ झाड़कर जंगल में वो अदृश्य हो गया। पूरन बैगा और उसके चेलों के जाते ही वहां पर जबरदस्त सन्नाटा छा गया। आधा घंटा बीतते बीतते ही शाम हो गई और दिन भर बाहर रहने वाले पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। झिंगुर व टिड्डियों की आवाजें जंगलों में से आने लगी। पंछी चहचहाकर डूबते सूरज को विदा दे रहे थे और दूर कहीं सियार बोल रहा था जो कि रात के आगमन का स्वागत कर रहा था। 6 बजे का समय था। रात के अंधकार में अभी 1 घंटा बाकी था। तभी अचानक सामने की झाड़ियों से टहनियों के चटकने व सूखी पत्तियों के खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी और तुरंत ही बाघ देवता के चबूतरे से करीब 60 फीट की दूरी पर एक बाघ की शक्ल नजर आई। राजा यादवेंद्र व अल्ताफ दोनों बड़े ध्यान से उस बाघ को देखने लगे। वो बाघ बड़ी ही शान से झाड़ी में से बाहर आया और बड़े शांति भाव से वो खड़ा हो गया। उसके बाद उसने हल्की सी गुर्राहट की और वहां मरे पड़े उस सफेद मुर्गे को बाघ सूंघने लगा। उस मरे हुए मुर्गे को 2-3 बार बाघ ने अपने दाएं पंजे से उल्टा पुल्टा किया और उसके ऐसा करने से एक कुल्लड़ जिसके ऊपर वो पूरन बैगा और उसके चेले धूप जलाकर गए थे और उससे हल्का हल्का धुआं हो रहा था, वो कुल्लड़ पलट गया और धूप बिखर गई। धूप के बिखरते ही वो जो बाघ था वो आश्चर्यचकित होकर 3-4 फीट कूदकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया और बहुत ही गंभीर निगाह से वो उस उठते हुए धुएं को देखने लगा। वो शानदार 10.5 फीट लंबा एक स्वस्थ नर बाघ था। उसकी मांसपेशियां एकदम मजबूत थी और देखने से उसकी उम्र 6-7 वर्ष की लग रही थी। और दोनों शिकारी दल के जो सदस्य थे, अल्ताफ हुसैन और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, अपनी विस्फारित आंखों से, आश्चर्यजनक आंखों से उस बाघ को देख रहे थे। धूप के गिरने से उसका जो आश्चर्य था बाघ का, वो कुछ देर के बाद जब कुछ कम हुआ तो उस बाघ ने जमीन पर बैठकर उस मरे हुए मुर्गे को फिर से पकड़ लिया और अपने मुंह में पकड़कर और पंजों से उसने उसके टुकड़े कर डाले। इसके बाद मुर्गे के जो सफेद पंखों से वो खेलने लगा, क्योंकि कुछ पंखे हवा में उड़ गए थे। जब वो मुंह से पकड़ करके पंजों से उस पंखे को खींच रहा था तो वो पंख कुछ टूट करके हवा में उड़ने लगे और मुर्गे के उन सफेद पंखों से वो बाघ खेलने लगा। 2-3 मिनट खेलने के बाद उस बाघ ने हल्की सी गंभीर गर्जना की तथा एक तरफ चल पड़ा और दोनों शिकारी ऊपर मचान पर बैठे 3-4 मिनट तक उसे दूर तक जाते देखते रहे। बाघ के चले जाने के 1 घंटे तक जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे और उनके साथ जो अल्ताफ हुसैन थे, वो दोनों चारपाई वाली मचान पर ऊपर बैठे रहे और इतने में अंधेरा छाना शुरू हो गया था और जो जंगल था वो अंधेरे में विलीन होता चला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा कि दूर से लाइट नजर आ रही है और पूरन बैगा अपने किए गए वायदे के अनुसार करीब शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त था। वो जलती हुई मशालों के साथ में 4 उसके और साथी, कुल 5 जने 5 मशाले लेकर के आते हुए नजर आए और जब वो पास में आ गए तब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और उनके साथ में जो शिकारी अल्ताफ हुसैन थे, दोनों सीढ़ी नुमा मचान थी जो रस्सी की, उससे नीचे उतरे और उतर करके जब उन्होंने बताया कि उन्होंने बाघ को देखा है
तो जो पूरन बैगा था उसने बोला कि बाघ देवता की जो पूजा है वो सफल हो गई है और बाघ के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, अपना वायदा मैंने पूरा कर दिया है। तो इसके बाद में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने कहा कि मुझे बाघ के पग चिन्ह देखने हैं। वो वही बाघ था या कोई और बाघ था। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो पगचिन्ह उनको मिले वो पगचिन्ह एक मेल बाघ के थे और वो पगचिन्ह ऑलमोस्ट पूरी तरह से मेल खा गए उसी पगचिन्हों से जो पगचिन्ह कई बार राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने पहले भी देखे थे। और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो महान आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूजा के द्वारा वो बाघ आ गया हो। तब उन्होंने सोचा कि हो सकता है मुर्गे का जो उन्होंने बलि दी थी उसके जो खून की स्मेल को लेकर के शायद वो बाघ आ गया होगा वहां पे, या फिर शायद ये सियोंग ही होगा कि वो बाघ वहां पे चला आया, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पूरन बैगा है उसकी पूजा सफल हो गई और उसने बाघ को बुला लिया। इसके बाद 10 दिन और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो विश्वविद्यालय में जो रेस्ट हाउस था उसमें रुके और उसके बाद में मैन ईटिंग की कोई घटना नहीं हुई उन 10 दिनों में। और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो उसके बाद अपने राजमहलों में चले गए और जाने से पहले उसने जो आखेट रक्षक था उसको बोला कि समय समय पर वो चिट्ठी डालकर यह जरूर बताए कि उस बाघ के द्वारा कोई और घटनाएं की गई हैं या नहीं की गई हैं। और जब राजा यादवेंद्र दत्त जौनपुर के राजमहलों में पहुंचे तो वहां से उन्होंने लगातार वो लेटर भेजते रहे और उनको जवाब भी आता रहा कि किसी तरह की कोई घटनाएं मैन ईटिंग की नहीं हो रही हैं। उसके बाद अगली गर्मियों में अगले साल जब मई के महीने में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे दोबारा से धनुआ के अपने रेस्ट हाउस में गए और वहां पर जाके धनुआ के गांव में और भलुआ के गांव में इन्होंने जब उस टाइगर के बारे में पता करा तो पता चला कि उसके बाद से किसी भी तरह से कोई मैन ईटिंग की कोई घटना नहीं हुई। तब जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो महान आश्चर्य में पड़ गए। राजा यादवेंद्र दत्त ने अल्ताफ हुसैन को कहा कि इन जंगलों में, इन आकाश व पृथ्वी में इतने महान रहस्य छिपे पड़े हैं कि इनका कभी भी पता नहीं चलेगा। और इस प्रकार यह एक प्रेत बाघ की जो कहानी थी वो समाप्त हो गई। और उस प्रेत बाघ को राजा यादवेंद्र दत्त दुबे कभी मार नहीं पाए और उसने 20 इंसानों को मार के खाया था और जो गोंड था उसके पूरी फैमिली को वो उसने मार डाला था। पूरी कहानी को सुनने के बाद में मेरे साथियों से जो कि मेरी कहानी को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उनका इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ करके जब बचपन में मैंने 1987 में ये स्टोरी राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की बुक से पढ़ी थी तो मैं उस समय महान आश्चर्य में मैं भी पड़ गया था और कई दिनों तक इस स्टोरी के बारे में सोचता रहा कि ये बात सच है या ये सियोंग ही था। आपके इस बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार जरूर मुझे बताएं। कई बार मैं कोई नई मैन ईटर टाइगर की या मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।